हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हमने अभी तक जो आपको लास्ट जो लेक्चर्स दिए हैं, 3 लेक्चर हो चुके हैं। ये हम आज आपको चौथा लेक्चर दे रहे हैं। 3 लेक्चर में हमने बेसिकली फिजिक्स की डेफिनेशन, आपको पढ़ना किस तरीके से है, ठीक है, अब आपका पढ़ने का टारगेट क्या होना चाहिए, हमने इन्हीं चीज़ों पे फोकस करवाया है आपको, ठीक है। फिर मैंने आपको लास्ट लेक्चर्स में आपको डिस्क्रिप्शन बता दिया कोटा यूनिवर्सिटी का कि पेपर कौन कौन से हैं आपके। उसमें से हमने फर्स्ट पेपर स्टार्ट किया है और लास्ट लेक्चर में हमने फर्स्ट पेपर के फर्स्ट यूनिट की स्टार्टिंग में फ्रेम ऑफ रेफरेंस, निर्देश तंत्र के बारे में पढ़ा है। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा है अच्छे से, ठीक है। आप देखिए, एक काम और है, आप नए हैं, मैं आपको पहले ही बता दूं कि आपको ऐसा नहीं करना है कि हमने आपको वीडियो डाल दिया तो आपने उस वीडियो को देख लिया कुछ टाइम के लिए और हो गया काम, हाँ ठीक है आपको समझ में आ गया। नहीं, आप इस चीज के नोट्स बनाइएगा। अब काफी बच्चे ऐसे होंगे क्योंकि आप जैसे ही 12th करके आए हो, आपको वहां क्या है, नोट्स लिखवा दिए जाते हैं, आपको खुद के नोट्स बनाने की हैबिट नहीं है। आपको ये हैबिट जनरेट करनी पड़ेगी, ये कैपेबिलिटी लानी पड़ेगी आप में। आज तो ठीक है आपको यहाँ बीएससी की कोचिंग मिल जाती है, पर हायर एजुकेशन में आगे जाओगे कोई आपको नोट्स वोट्स नहीं लिखाता है वहां पे हायर एजुकेशन में। वहां वो लोग अपना लेक्चर जो आते हैं अपना लेक्चर ले लेते हैं, आप अपने मन से उनके शब्द पकड़ते हुए लिखते हैं। अब आप सोच रहे होंगे ये तो डर वाली बात हो गई, आप होपलेस हो जाओ। ऐसा नहीं है, हम तो आपको नोट्स की पीडीएफ अवेलेबल करवाएंगे, नो डाउट। आप इस चीज के लिए बिल्कुल टेंशन फ्री रहें, हम आपको सिस्टमेटिक नोट्स देंगे। लेकिन फिर भी आप एक रजिस्टर बना के जो हम पढ़ा रहे हैं उसका एक लेआउट जरूर तैयार करें, हमारे बोलने के अकॉर्डिंग क्या हम बोल रहे हैं तो आप उससे क्या समझ पा रहे हैं, डेफिनेशंस कैसे लिख रहे हैं, क्योंकि सारी चीज हम यहाँ तो लिख नहीं सकते, स्पेशली थ्योरी हम यहाँ नहीं लिख सकते। हम आपको कंसेप्ट और डेरिवेशन लेवल अच्छे से समझा देंगे। फिर जब आप उसको हमारे नोट्स से मैच करोगे पीडीएफ में बाद में पढ़ के, तो आपको पता चलेगा कि आपने कितना अच्छा लिखा। इससे आप में नोट्स बनाने की कैपेबिलिटी डेवलप होगी, जो आपके फ्यूचर के लिए आपके लिए बहुत फायदेमंद है। आप याद करेंगे बाद में हमें कि सर ने ये कैपेबिलिटी डेवलप करवा के मतलब कितना अच्छा काम किया है। आप में बुक्स पढ़ने की एबिलिटी आएगी, आप अपने नोट्स बनाना सीख जाएंगे, और जिस दिन आप बुक्स पढ़ के अपने नोट्स बनाना सीख गए उस दिन ये मानकर चलिए कि आप एक पढ़ाई के अलग ही लेवल पे पहुंच गए। फिर आपके लिए चीजें इजी होती चली जाएंगी, ठीक है। इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि सिर्फ वीडियो को देखें नहीं, पहले वीडियो को एक बार अच्छे से सुन लें, फिर दोबारा वीडियो को प्ले करते हुए आप अपने हिसाब से नोट्स तैयार करें कि हमने आज आपको क्या क्या बताया। यह काम आपको जरूर करना है, सिस्टमेटिक नोट्स आपको मिल जाएंगे, आप डोंट वरी रहें, ठीक है। तो अब हम मेन टॉपिक पे फर्स्ट यूनिट के फ्रेम ऑफ रेफरेंस निर्देश तंत्र के बाद मेन टॉपिक पे आ रहे हैं, वो है आपके गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, गैलीलियन रूपांतरण। देखिए, गैलीलियन जो है साइंटिस्ट नेम है। गैलीलियन ने एक ट्रांसफॉर्मेशन किया है, एक रूपांतरण किया है, जिसे हम क्या बोल रहे हैं, गैलीलियन रूपांतरण। अब पहली बात तो कि रूपांतरण होता क्या है, क्या है रूपांतरण। रूपांतरण ट्रांसफॉर्मेशन होता है संबंध, रिलेशन। ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है वो क्या होता है, वो संबंध होता है। अब संबंध किस चीज के बीच में, गैलीलियन ने 2 निर्देश तंत्रों के बीच में संबंध स्थापित किया है, उसको बोल रहे हैं हम गैलीलियन रूपांतरण। अब 2 निर्देश तंत्रों के बीच में संबंध मतलब 2 निर्देश तंत्र में जो कोऑर्डिनेट होंगे, पार्टिकल के निर्देशांक होंगे, उनके बीच में जो संबंध बनाने वाली जो समीकरणें होती हैं वो है आपके पास गैलीलियन रूपांतरण समीकरणें। लेकिन एक कंडीशन है गैलीलियन रूपांतरण के अंदर, और कंडीशन क्या है कि गैलीलियन ने जो ट्रांसफॉर्मेशन किया है, रूपांतरण किया है निर्देशांकों का, वो 2 ऐसे निर्देश तंत्रों के बीच में किया है जो दोनों के दोनों निर्देश तंत्र फ्रेम ऑफ रेफरेंस कैसे हैं, इनर्शियल हैं, जड़त्वीय हैं। तो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन की, आप गैलीलियन रूपांतरण की डेफिनेशन क्या लिखोगे कि गैलीलियन रूपांतरण 2 जड़त्वीय निर्देश तंत्रों के निर्देशांकों के मध्य संबंध बताता है।
गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन शोज द रिलेशन बिटवीन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ टू इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस। ठीक है, गैलीलियन रूपांतरण क्या बताता है आपको? निर्देशांकों के बीच में संबंध बताता है, और वो भी कौन से? दो जड़त्वीय निर्देश तंत्र के अंदर। तो गैलीलियन रूपांतरण क्या है? दो जड़त्वीय निर्देश तंत्रों के निर्देशांकों के मध्य संबंध क्या कहलाता है? आपके गैलीलियन रूपांतरण कहलाता है। हम इसकी पूरी कैलकुलेशन पे जाएंगे। ठीक है, सेकेंड ईयर में जब हम जाएंगे, सिर्फ आपको हल्का सा प्रीफेस दे रहा हूं, अभी आपके काम का नहीं है, तब आप लोरेंज रूपांतरण और पढ़ेंगे। लोरेंज रूपांतरण भी दो जड़त्वीय निर्देश तंत्र के निर्देशांकों के मध्य संबंध बताएगा। लेकिन जब हमारे पास पहले से गैलीलियन था, तो हमें लोरेंज की रिक्वायरमेंट क्या हुई, यह डिस्कशन हम सेकेंड ईयर में उसी टाइम पे करेंगे। ठीक है, अभी तो हमें पूरा का पूरा, क्योंकि बेस क्या है आपका रूपांतरण का, स्टार्टिंग कहां से हुई? गैलीलियन रूपांतरण से। तो अभी पूरी की पूरी बात किस पे होगी? आपके गैलीलियन रूपांतरण के अंदर होगी। ठीक है, तो गैलीलियन रूपांतरण की डेफिनेशन आपको समझ में आ गई। गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन शोज द रिलेशन बिटवीन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ टू इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस। गैलीलियन रूपांतरण दो जड़त्वीय निर्देश तंत्रों के निर्देशांकों के मध्य संबंध बताता है। ठीक है, अब इसकी मैथमेटिक्स पे आते हैं कि मैथमेटिक्स क्या कहती है। तो देखो, सबसे पहली बात तो किसमें संबंध बता रहा है? दो जड़त्वीय निर्देश तंत्रों में। तो जड़त्वीय हम दो क्या लेंगे? हम दो जड़त्वीय निर्देश तंत्र लेंगे। गैलीलियन रूपांतरण के अंदर एक कंडीशन और है कि जो दो निर्देश तंत्र ले रहे हो आप जड़त्वीय, उनमें से एक निर्देश तंत्र तो कैसा है? स्थिर है। एक निर्देश तंत्र तो कैसा है? रेस्ट में है, स्थिर है, विराम अवस्था में है। और दूसरा निर्देश तंत्र नियत वेग v से गतिशील है। दूसरा निर्देश तंत्र क्या है आपके पास? नियत वेग v से गतिशील है। अब इसकी अगर हम बात करें तो देखिए, हम दो निर्देश तंत्र ले रहे हैं। ये तो आपका पहला निर्देश तंत्र, ये आपका मूल बिंदु, ये x, ये y और ये z। और इस निर्देश तंत्र को हम नाम क्या दे रहे हैं? फ्रेम ऑफ रेफरेंस S, निर्देश तंत्र S। अब दूसरा जो निर्देश तंत्र लेंगे हम S' ले लें, और वो भी कैसा है? नियत वेग v से गतिशील है। अब गति दो तरीके की हो सकती है। हो सकता है उसकी तीनों अक्षी गतिशील हो, या हो सकता है वो इस तरीके से गति कर रहा हो कि दो अक्ष तो कांस्टेंट बनी रहे और एक अक्ष गतिशील हो। तो हम दोनों पे चर्चा करेंगे। पहले मैं इस तरीके से चर्चा कर रहा हूं कि जो दूसरा निर्देश तंत्र है उसकी तीनों अक्ष गतिशील हैं। गतिशील है तो हम दूसरा बनाते हैं, ये आपका दूसरा निर्देश तंत्र, इसके कोऑर्डिनेट्स आपने मान लिए x डैश, y डैश, z डैश। ओके, और इसका मूल बिंदु क्या है आपके पास? o डैश। और जो ये दूसरा निर्देश तंत्र है इसका हमने नाम क्या दे दिया? आपके s डैश। ठीक है, तो अब देखिए कि आपके पास दो निर्देश तंत्र हैं, s तथा s डैश। s निर्देश तंत्र स्थिर है तथा s डैश निर्देश तंत्र नियत वेग v से गतिशील है। अब जब s डैश निर्देश तंत्र नियत वेग v से गतिशील है, तो स्मॉल t समय में कितनी दूरी तय करेगा? चाल बराबर दूरी बटा समय से। तो दूरी कितनी आएगी? चाल इंटू समय। तो स्मॉल t समय में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल होगी? आपके bt के इक्वल इस डायरेक्शन में। आ रही है बात समझ में? अब हम क्या कर रहे हैं कि माना आपने यहां कोई एक पॉइंट ले लिया P, इस P पर कोई कण स्थित है, कोई पार्टिकल है, तो उस पार्टिकल के S निर्देश तंत्र के सापेक्ष निर्देशांक क्या होंगे आपके? x, y, z। और S डैश निर्देश तंत्र के सापेक्ष निर्देशांक क्या होंगे?
एक्स डैश वाई डैश जेड डैश। ठीक है, अब हम पार्टिकल के पॉइंट को क्या करें, मूल बिंदु से मिला दें। जैसे ही मूल बिंदु से मिलाएंगे स्थिति सदिश के रूप में प्रदर्शित करेंगे। ऐसा आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में निर्देशांकों में पढ़ते हैं, आपने निर्देशांक पढ़े एक्स वाई जेड, कार्तीय निर्देश तंत्र, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो हमने क्या किया कि हमने एक तो इस पॉइंट पी को इस मूल बिंदु से मिला दिया, एक इस पॉइंट पी को इस मूल बिंदु से मिला दिया। ध्यान रखना, जो डायरेक्शन दी जाती है वो हमेशा मूल बिंदु से बाहर की तरफ दी जाती है। तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी आपके पास ये, और इसकी डायरेक्शन क्या होगी आपके पास ये। अब ये जो स्थिति सदिश बने हैं, माना एस के अंदर पॉइंट का स्थिति सदिश क्या है आपके पास आर, और एस डैश के अंदर क्या है आपके पास आर डैश। अब आर और आर डैश दोनों अलग अलग जगह हैं। आर किस निर्देश तंत्र के सापेक्ष है, एस निर्देश तंत्र के सापेक्ष, और आर डैश किस निर्देश तंत्र के सापेक्ष है, एस डैश निर्देश तंत्र के सापेक्ष। ये आपका डायग्राम पूरा हो गया। अब आप नए आए हो भी बीएससी में, आपको नोट्स बनाने की एबिलिटी नहीं है। अब देखो थ्योरी कैसे लिखी जाती है कि पहले तो आप डायग्राम बनाओगे। अब जब आप थ्योरी लिखोगे तो कैसे लिखेंगे, माना दो निर्देश तंत्र एस तथा एस डैश है, माना दो जड़त्वीय निर्देश तंत्र एस तथा एस डैश हैं। लेट अस कंसीडर टू इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस एस एंड एस डैश। ठीक है, एस निर्देश तंत्र स्थिर है तथा एस डैश निर्देश तंत्र नियत वेग v से गतिशील है। एस फ्रेम इज एट रेस्ट एंड एस डैश फ्रेम इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी v। लेट अस कंसीडर अ पार्टिकल एट पॉइंट P। अब हम बिंदु P पर एक कण की कल्पना करते हैं। Let the coordinates of particle in S frame is x, y, z and S dash frame is x dash, y dash, z dash। माना कण के S निर्देश तंत्र के सापेक्ष निर्देशांक x, y, z तथा S dash निर्देश तंत्र के सापेक्ष निर्देशांक x dash, y dash, z dash हैं, तथा बिंदु P का S के सापेक्ष स्थिति सदिश R तथा S dash के सापेक्ष स्थिति सदिश R dash है। ठीक है, हमें माना करके जो आप लिखते हो उसमें वही कुछ लिखना होता है जो यहां पे है। और आपको डर लगता है, डरो मत, आप अगर कोई चीज पहले लिख दोगे और कोई बाद में लिख दोगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। हमारा टारगेट क्या होता है लिखने का, कि यहां पर आपने जो जो भी किया है आपको थ्योरी के अंदर वो सब कुछ लिखना है। ठीक है, अब हमने ये काम कर लिया सब। अब आपके पास देखो एक ट्राइंगल बन रहा है ओ ओ डैश पी, ओ ओ डैश पी। ये जो ट्राइंगल बन रहा है इसमें आपके पास तीन वेक्टर हैं आर आर डैश, और यहां पर क्या मिल रही है आपको वेलोसिटी वीटी। तो वेलोसिटी भी कैसी है आपकी, वेक्टर क्वांटिटी होती है, आपको पता है सदिश होती है ये आपके पास वीटी। जब तीन सदिश मिलकर ट्राइंगल त्रिभुज बना रहे हैं तो हम सदिश संयोजन का त्रिभुज नियम काम ले सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करें, ट्राइंगल ओ ओ डैश पी में वेक्टर एडिशन के ट्राइंगल लो से। ठीक है, तो यूजिंग ट्राइंगल लो ऑफ वेक्टर एडिशन इन ट्राइंगल ओ ओ डैश पी, त्रिभुज ओ ओ डैश पी में सदिश संयोजन के त्रिभुज नियम से। अब त्रिभुज नियम क्या कहता है कि जो दो एक दिशा में होते हैं वो किसके बराबर होते हैं, जो विपरीत दिशा में होता है। यहां देखिए एक दिशा में कौन से हैं, एक सर्कल फॉलो कर लिया करो आप तो एंटी क्लॉकवाइज, तो यहां से यहां चले तो इसकी डायरेक्शन इस दिशा में, यहां से यहां चले तो इसकी डायरेक्शन भी इस दिशा में, लेकिन ये जो आर है वो कहां आ रहा है, ऑपोजिट आ रहा है। ठीक है, तो आप क्या लिख सकते हो, आर वेक्टर इज इक्वल्स टू आर डैश वेक्टर प्लस वीटी के इक्वल, और यहां से अगर हम लिखें तो आर डैश इज इक्वल्स टू आर माइनस वीटी। ये जो आपके पास इक्वेशन है ये ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन है पोजीशन वेक्टर की।
ये क्या बता रही है? स्थिति सदिश का रूपांतरण बता रही है। रूपांतरण हमने क्या कहा? संबंध। किस किस में? दो निर्देश तंत्रों के निर्देशांकों में। ये आर डेश किस निर्देश तंत्र में है? एस डेश के अंदर। आर की बात कहां हो रही है? एस में। दोनों के बीच में रिलेशन आ गया। तो ये इक्वेशन आपको क्या बता रही है? स्थिति सदिश का रूपांतरण बता रही है, गैलीलियन रूपांतरण। अगर हम इसी को कंपोनेंट फॉर्म में लिखें, घटकों के रूप में, तो क्या लिख सकते हो? एक्स डेश इज इक्वल्स टू एक्स माइनस वी टी, वाई डेश इज इक्वल्स टू वाई माइनस वी टी, जेड डेश इज इक्वल्स टू जेड माइनस वी टी। हो गया आपके पास निर्देशांकों का रूपांतरण, कोऑर्डिनेट्स का, एक्स डेश का एक्स के साथ संबंध, वाई डेश का वाई के साथ संबंध, जेड डेश का जेड के साथ संबंध। यह है आपके पास गैलीलियन रूपांतरण समीकरणे। ठीक है, समीकरण एक किसको प्रदर्शित करती है? निर्देशांकों के गैलीलियन रूपांतरण को प्रदर्शित करती है। निकाल लिया आपने। जब हमने कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए, स्थिति सदिश निकाल लिया, तो हम आगे क्या कर सकते हैं? वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं, वेग भी, हम त्वरण भी निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए आप यहां पर इसको पॉज करके लिख लीजिएगा। अब मैं आपको इसकी स्पेशल कंडीशन बता रहा हूं कि हमने कहा, एक तो फॉर्मेट हमने ये ले लिया, एक हम कह रहे हैं हो सकता है दूसरा निर्देश तंत्र इस तरीके से गति कर रहा होता कि केवल एक ही अक्ष गतिशील होती, बाकी दो तो कैसी बनी रहती? समानांतर बनी रहती। कैसे? फोटो बना के बताऊं तो इस तरीके से कि ये तो आपका S होता, ये आपकी Y, ये आपकी X और ये आपका Z। और दूसरा किस तरीके से होता आपके? ये आपका Z डैश, ये आपका Y डैश और ये आपका X डैश। अब कहां गति बनी हुई है? केवल X दिशा में। ठीक है, इस तरीके से बनाते तो गति कहां बनी हुई है? केवल X दिशा में। Y और Z तो पैरेलल बने हुए हैं। अगर उस कंडीशन में आप निर्देशांक रूपांतरण करते तो क्या मिलता आपको? इस कंडीशन में अगर हम बात करते तो x डैश बराबर x माइनस वी टी, वाई डैश बराबर y, z डैश बराबर z। हम इस तरीके से काम ले सकते थे, क्योंकि परिवर्तन केवल कहां हो रहा है? आपके x दिशा में। अब y z का कोई काम नहीं था, यहां तीनों अक्ष जा रही थी। समझ गए मेरी बात? ठीक है, तो हम हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से काम लेते हैं। मोस्टली हम ये काम लेते हुए चलेंगे, एक कोऑर्डिनेट में बात करेंगे, पर आपको ये डिस्क्रिप्शन अच्छे से समझ आना जरूरी है। ठीक है, इससे आगे की बात हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।